नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये BPSC का पेपर है हमारा। BPSC का पेपर है कौन सा? 67 BPSC का पेपर है। ठीक है, इसमें हम 3 पार्टों में इसको पेपर को देखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 क्वेश्चन को हम 3 बार में देखेंगे। पार्ट 1 में देखेंगे 50 क्वेश्चन, और पार्ट 2 में देखेंगे 50 क्वेश्चन, और पार्ट 3 में भी 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक, और 51 से लेकर 100 तक, और 101 से लेकर 101 से 150 तक। ठीक है, तो हम इसको 3 पार्टों में कवर करने वाले हैं। ठीक, आप जो है अपना रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन कम से कम गलत हों। और BPSC का जो मकसद है ये PYQ कराने का, तो वो है कि हाँ, आपके क्वेश्चन जो है बार बार ना छूटें, और जो जो टॉपिक हैं आपके वहाँ से कवर हो जाएं, कि कौन कौन से टॉपिक से BPSC आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हों। ठीक है, तो इसका एक चार्ट बना लीजिए, कितने क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो उस पर अच्छे से डिस्कशन कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेर ने, चेरा या चेर भी बोलते हैं, पश्चिमी शक यानी कि शक, और वाकाटक और कुषाण, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, जैसे कि उत्तर पूर्व में कौन थे? उत्तर पूर्व में थे चोल, और उत्तर पूर्व में चोल थे, दक्षिण पश्चिम में चेर थे, और जो दक्षिण पूर्व में पांड थे। तो ये पांड्य थे, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। तो चोल जो थे वो तमिलनाडु में थे, और चेर जो थे केरल और तमिलनाडु में दोनों में थे, और पांड्य जो थे वो कहाँ थे? तमिलनाडु में थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कि बात की जाए शकों की, शक में जो शक थे इनमें 5 शाखाएँ थीं। कौन कौन सी शाखाएं थी? जैसे कि अफ़गानिस्तान शाखा थी एक, पंजाब एक शाखा थी, दूसरी शाखा जो थी पंजाब थी, जिसकी जो राजधानी थी वो क्या कौन सी थी? वो थी तक्षशिला। ठीक, ऐसी तीसरी जो थी वो कौन सी थी? तीसरी थी मथुरा, चौथी थी पश्चिमी भारत, और 5वीं थी आपकी ऊपरी दक्कन। तो ये आपको शाखाएं पता होनी चाहिए। यदि पूछा जाए कि प्रथम शक जो राजा था वो कौन था, तो वो था मऊ राजा था, मौ राजा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम वाकाटक वंश की, ये शक वंश भी है। तो अब बात करें यदि हम वाकाटक वंश की, तो वाकाटक वंश की जो स्थापना हुई थी वो 255 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें यदि हम कुषाण की बात करें, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुजुल कैडफिशस। ठीक, लेकिन इसमें सबसे प्रतापी राजा जो था कुषाण वंश में, तो वो था आपका कनिष्क। ठीक, और जो इनकी राजधानी थी, पहली राजधानी थी वो थी फिरोजपुर या पेशावर भी बोलते हैं, और जो सेकंड राजधानी इन्होंने बनाई थी अपनी, तो वो बनाई थी मथुरा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन, यानी कि सारे, एक क्वेश्चन होगा तो उसमें सारे ऑप्शन जो होंगे उन पर डिस्कशन करेंगे। जहाँ डिस्कशन करने की बात होगी वहाँ करेंगे, जहाँ नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, इसमें हमने सारे ऑप्शन देख लिए। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य उदार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। ठीक है, इसको जो है इसने आराम शाह की हत्या करके लगभग 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश। ठीक है, इसने एक इक्ता प्रणाली थी जो कि शुरुआत की थी, इक्ता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। अब पूछा जाए इक्ता प्रणाली किसने शुरुआत की थी, तो इल्तुतमिश द्वारा हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इक्ता प्रणाली से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, अब बात करें जो लाहौर से राजधानी को दिल्ली जो स्थानांतरित किया था वो किसने किया था? वो भी इस इल्तुतमिश ने ही किया था। और जो इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी? वो 1236 में हुई थी। ठीक, इनकी पुत्री थी एक कौन? रजिया सुल्तान। ठीक,
तो ये जो गद्दी पर बैठी थी, इनके बाद बैठी थी 1236 से लेके 1240 के आसपास, 1240 के आसपास। ठीक है। अब यदि बात करें हम बलबन की, बलबन का जो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। ठीक है। ये जो था इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन? बलबन। ठीक है। इसने सीरी के किले का निर्माण करवाया था बलबन ने, और एक थी सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत भी किसने की थी? तो वो बलबन ने की थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा क्वेश्चन? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? विरोध किया तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। ठीक। अब इसने एक वो चलाई थी, जैसे कि नगद वेतन देने और स्थायी सेना की इसने नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो घोड़े दागने की जो प्रथा है, तो वो भी इन्हीं के कार्यकाल में चलाई गई थी, खिलजी के। ठीक है। और जो सैनिकों के हुलिया लिखने की जो प्रथा है, उसकी भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। ठीक। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी। कौन से विभाग की? अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। कौन से की? अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। ठीक। और जो किससे संबंधित था ये? तो कृषि के विकास के लिए था। कृषि के विकास के लिए था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया था? दिल्ली से, जो राजधानी दिल्ली थी, तो दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था। और इसका नाम क्या रखा था? तो दौलताबाद उसका नाम रखा था। ठीक। चलिए, अभी बलबन की और इल्तुतमिश की बात हम कर चुके हैं, अभी इन पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो वो किया था बलबन के दौरान। ठीक है। यदि बात करें हम फिरोज तुगलक की यदि हम बात करते हैं, तो इन्होंने दीवान खैरात की स्थापना की थी, जो कि किसके लिए था? अनाथ बच्चों के, अनाथ मुस्लिमों के लिए, अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए और विधवाओं के लिए और लड़कियों की सहायता के लिए इन्होंने दीवान खैरात की स्थापना की थी। किसकी? दीवान खैरात। तो ये ध्यान रखना है, किससे संबंधित है वो बता ही दिया है। किससे? अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और एक और चीज़ इनके ध्यान में रखनी है, इनका जो शासनकाल था, सबसे अधिक दासों की संख्या जो थी इन्हीं के शासनकाल में थी। दासों की संख्या सर्वाधिक, दासों की संख्या जो सर्वाधिक थी वो इन्हीं के शासनकाल में थी या कार्यकाल में थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसमें होगा आपका औरंगजेब। ऑप्शन हो जाएगा ए। औरंगजेब का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो वो था 1658 से लेके 1707 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। जन्म जैसे पूछ लेता है। ठीक। जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कब? 1618 में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे 1618, क्योंकि ये क्रम में भी पूछ लिए जाते हैं। अब इन्हीं सबका यदि जन्म दे दिया जाए और इनको क्रम में लगाया जाए किसका जन्म कब हुआ था और शासनकाल कैसे कैसे इनका हुआ। ठीक। अब यदि बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब के जो गुरु थे वो थे मीर मोहम्मद हकीम। गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद
हकीम थे। तो गुरु भी ध्यान रखने हैं। यदि बात किया जाए जजिया कर को यदि किसी ने पुनः लागू किया था तो वो भी औरंगजेब ने किया था। और देवराई और सामूगढ़ का जो युद्ध था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। बात करें शाहजहाँ की, शाहजहाँ या हम इनको खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? खुर्रम के नाम से। ठीक, इनका जो कार्यकाल था वो 1627 से लेके 1657 तक था। 1627 से कब तक था? 27 से लेके 57 तक था। तो ये भी ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ था। और इनका निर्माण मयूर सिंहासन के लिए भी जाना जाता है। अब स्थापत्य, इनका जो कार्यकाल था उसको एक स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, कार्यकाल को किसका? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, अब बात करें हम जहांगीर की। जहांगीर की यदि हम बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल था वो 1605 से लेकर के 1605 से कितने तक था? 1627 तक था। 27, 29 नहीं, 1627 तक था। ठीक, इनका जो उत्तराधिकारी था वो सलीम था। और इनको एक चीज़ के नाम से जाना जाता है, न्याय की जंजीर। इनको ध्यान रखना है, न्याय की जंजीर के नाम से भी इनको जाना जाता है, न्याय की जंजीर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल किया था, दास प्रथा का उन्मूलन नहीं किया था, और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्य प्रावधान को हटाना ये भी नहीं था, और ठगों के संगठित गिरोहों को दमन ये था। यानी कि 1 और 4 ऑप्शन में है कहीं? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। ऑप्शन होगा आपका ई राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि पूछा जाए भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे तो वो कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? स्लीमन, नेपियर, लॉरेंस, वेलिंगटन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका नेपियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, जो हमने इन्हों पे इल्तुतमिश पे, बलबन पे, औरंगजेब पे, शाहजहाँ पे बात की, क्योंकि ये चर्चा में ज़्यादा रहते हैं एग्ज़ामों में, तो इस वजह से हमने इन पे चर्चा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? कमेंट करिए और बताइए। 1901, 1911, 1921 या 1872? 1901 या 1911, 1921 या 1872? कमेंट करिए और बताइए कौन सा इनमें सही होगा। देखिए, इसमें क्या होता है, जब प्रथम जनगणना हुई थी तो वो 1872 में हुई थी, लेकिन ये पूछा जाए किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो ये लॉर्ड मेयो भी ध्यान रखना है। ठीक, पहली और पूर्ण नियमित जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? पूर्ण तरीके से और नियमित तरीके से जो जनगणना हुई वो हुई थी 1881 में। अब ये पूछा जाए ये किसके कार्यकाल में हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड रिपन के। ठीक, दोनों ध्यान रखना है, प्रथम जनगणना और पूर्णतः नियमित जनगणना दोनों अलग अलग हैं। ठीक, अब यदि पूछा जाए स्वतंत्र भारत की जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1951 में। 1900 कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ये 1921 है। 1921 को एक चीज़ कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है तो इस वजह से हम बता देते हैं। ठीक है, महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं 1921 को। ठीक,
यहाँ से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी किस तारीख को बताइए। अब देखिए 3 में तो 1931 दे दिया है, लेकिन यहाँ पे डेट चेंज कर दी है थोड़ी थोड़ी, ठीक, और यहाँ 1930 दे दिया है। तो अब ये 1931 है तो ये 30 मत लगा देना कि हाँ ये 1931 है तो इस वजह से 30 होगा, तो इसमें 31 भी हो सकता है। तो इसमें आपका कौन सा होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। इनको फांसी की सज़ा कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी लाहौर में, लाहौर सेंट्रल जेल में, लाहौर में फांसी दी गई थी इनको, सुखदेव को, भगत सिंह को, राजगुरु को, ठीक है। और 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, वो भी ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रही के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बताइए, कमेंट करिए कौन सा सही होगा इसमें। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त और विनोबा भावे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है और उपर्युक्त में से एक से अधिक, कौन सा इसमें सही होगा? इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्रह्मदत्त, ठीक है। प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो कौन थे, ये थे विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रही। यदि द्वितीय सत्याग्रही की बात करें तो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तृतीय में थे ब्रह्मदत्त, तो ये ध्यान रखना है तीनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नहीं, इसमें ई नहीं होगा, इसमें होगा आपका डी, उषा मेहता होगा इसमें। खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? विजय सेन, जीवक, मनु, शीलभद्र, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो कौन था? जीवक था, ऑप्शन होगा आपका बी राइट, ठीक है। बिंबिसार का राजगृह का निर्माण किया था, जिसको अपनी राजधानी बनाया था बिंबिसार ने, ठीक है। मगध पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? मगध पर 52 वर्षों तक लगभग शासन किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी जो बिंबिसार की जो हत्या थी उसका ही पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार की बात हो रही है तो देख लेंगे बिहार से भी कितने क्वेश्चन आए। चलिए 13 में आएगा आपका इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन होगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बिहार से पूछ लिया, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बताइए कौन थे? इसमें होगा आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसमें कौन कौन थे? सिद्धू और कानू, ऑप्शन होगा आपका ए राइट। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से लेके 1855 से 56 के बीच हुआ था, ठीक, ध्यान रखेंगे। और कहाँ हुआ था? झारखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बिहार का चौरी चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1798 में, ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936, 1956, 2000 या 1912? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा इसमें, 1936 ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध महासभा का कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह, अमरावती, कगनहल्ली, कनगनहल्ली और पाटलिपुत्र। यह उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसमें होगा आपका ए राइट हो जाएगा, राजगृह। अभी इसमें पूछा जाए, ये तो प्रथम बौद्ध महासभा है, लेकिन बौद्ध सभा कितनी हुई थी तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हुई थी आपकी 4, और कहाँ कहाँ हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन चारों में से कोई से भी पूछ सकता है। और कब आयोजित हुई थी ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये जो हुई थी, ये हुई थी आपकी कब? 483 में। दूसरी हुई 483 में, दूसरी हुई थी 383 में, और तीसरी जो हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 250 में, और चौथी जो हुई थी वो हुई थी 98 में हुई थी। ठीक, ये चारों आपको पता होना चाहिए। अब इसकी एक ट्रिक है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, तो रब पाक। ठीक, वैसे राजगृह, वैसे वैशाली, पैसे पाटलिपुत्र और कैसे कुंडलवन। ठीक है, तो ये आपको चारों पता होनी चाहिए। रब पाक यानी कि राजगृह, दूसरी क्या हुई? वैशाली, तीसरी कौन सी हुई? पाटलिपुत्र, और चौथी हुई कुंडलवन। अब इसमें भी क्या है? इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें अध्यक्ष पूछेगा और महाकश्यप पूछेगा। ठीक है, एक तरफ तो शासनकाल पूछेगा, किसके शासनकाल में हुई, दूसरा अध्यक्ष पूछेगा। ठीक है, अब जैसे कि इसी में पूछा जाए, किसके शासनकाल में हुई थी? राजगृह जो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरी जो हुई थी काल अशोक के शासनकाल में, तीसरी हुई थी अशोक के में, और चौथी हुई थी कनिष्क के में, कुंडलवन। ठीक, ये कहाँ है आपकी कुंडलवन जो है? तो ये है आपकी जम्मू कश्मीर में, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इनके जैसे कि अध्यक्ष में पहले के कौन है? पहले के हैं आपके महाकश्यप, दूसरे के हैं सभाकामी, तीसरे के हैं मोगालीपुत्रस और चौथे के हैं वसुमित्र। तो आपको इनके शासनकाल और अध्यक्ष पता होने चाहिए किस किस के शासनकाल में हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। चलिए एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है कि अभी बौद्ध संगीति तो हुई थी 4, लेकिन जैन संगीति कितनी हुई थी वो आपको कमेंट करके बताना है, और किस किस के शासनकाल में हुई थी वो भी बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा 19 नंबर के लिए। इसमें हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है, यदि श्रीगुप्त को देखा जाए, श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश का संस्थापक था। कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक। ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कब से कब तक था? 240 से 280 के बीच, 240 से 280 के बीच था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की?
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने की थी? राजवर्धन ने, आदित्यवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने या पुष्यभूति ने? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुष्यभूति। ठीक है। यदि पूछा जाए वर्धन राजवंश के पहले उल्लेखनीय राजा कौन है, तो वो हैं प्रभाकर वर्धन। ठीक है, वर्धन राजवंश के पहले उल्लेखनीय राजा प्रभाकर वर्धन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सारगैसो एक हिस्सा है आर्कटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक का, दक्षिणी अटलांटिक का, हिंद महासागर का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अब देखिए ये क्वेश्चन भी PYQ में कभी तो आपका यूपी वाले PCS में पूछा जा चुका है, और आपका UGC में भी पूछा जा चुका है, और BPSC में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में किस लिए प्रसिद्ध है? वनस्पतियों के लिए। ठीक है, विशेष वनस्पति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बताना है, यहाँ पे ही एक डागर बैंक है, डागर बैंक बताना है कहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक में है, दक्षिण अटलांटिक में है, प्रशांत में है, ठीक है, या अंटार्कटिका में है। ये कमेंट करके बताना है आपको डागर बैंक कहाँ स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी कमेंट करके बताइए। चलिए तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, ये आपको लूसेंट में भी दिया है, तो ध्यान रखेंगे। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। अब देखिए चीन के बीच है तो मैकमोहन हो जाएगा, मैकमोहन ऑप्शन होगा आपका डी राइट। रेड क्लिफ जो है वो किसके बीच है? वो है भारत और पाकिस्तान के बीच। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। ठीक, डूरंड की रेखा की बात की जाए तो ये है किसके साथ? भारत और अफगानिस्तान के साथ। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 23वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है 23वां क्वेश्चन? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है? नहीं। और यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। यह मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। चलिए 24वें देखते हैं क्या कह रहा है 24वां क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। सत्य बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका PYQ में आ चुका है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी जा रही है और पीछे कितनी बार पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछा जा सकता है उसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको देखिए बाघ परियोजना जो है 1973 में ही स्टार्ट की गई थी, लेकिन क्या हुआ था, अभी पीछे जब क्वेश्चन पूछा था PYQ में, एक में किसी पेपर में आया था तो 1972 दे रखा था 73 की जगह। तो कुछ बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि ये 72 में ही होगी, लेकिन ये जो 72 में नहीं थी, ये 73 में ही है। तो 73 में ये ऑप्शन सही है। 2022 ये भी ठीक है, और बाघों को संरक्षित करने के लिए है, ये भी ठीक है। ऑप्शन आपके तीनों राइट होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर है, आम है, अंगूर है, केला है, या ये सभी हो सकते हैं या कोई नहीं हो सकता इनमें से। तो इसमें होगा आपका क्या? इसमें होगा आपका ऑप्शन एक राइट होगा, केसर। और करेबा कहाँ मिलती है हमको? जम्मू कश्मीर में देख लो। ठीक है, किस लिए? केसर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, केरल है। तो इसमें आपका ऑप्शन केरल हो जाएगा, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, इजी क्वेश्चन था, हमने इजीली सोल्व किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। अखबारी कागज, देखिए अब ये भी PYQ में पूछा जा चुका है। ठीक, अब इतने क्वेश्चन तो PYQ से ही पूछ लिए गए हैं। चलिए, अखबारी कागज जो है नेपानगर है। नेपानगर कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये ध्यान रखेंगे। दुर्गापुर कहाँ है, ये आपका है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और कानपुर कहाँ है आपका, ये तो आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में। और सतना कहाँ है, ये है आपका MP में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 28वां। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखिए, ये भी आपका PYQ में पूछा गया है। क्या कह रहा है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। तो रानीगंज में खोदी गई थी। रानीगंज कहाँ है, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। सबसे पहली जो कोयला खान थी तो वो कहाँ खोदी गई थी, वो खोदी गई थी पश्चिम बंगाल में। कौन सी खान थी, तो वो रानीगंज थी। धनबाद कहाँ है, धनबाद आपका झारखंड में है। झारखंड में। आसनसोल कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में है। और झरिया कहाँ है आपका, झारखंड में है। तो सारे आपको ऑप्शंस का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन कैसे है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो इसमें कौन सा राइट होगा बताइए, कमेंट करिए 29 नंबर के लिए। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भील। कहाँ कहाँ मुख्य रूप से कहाँ देखी जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये MP में, ये MP और राजस्थान में पाई जाती है। कोल की बात करें, कोल कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो MP और UP में। और गोंड MP में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी, छत्तीसगढ़ में भी। और संथाल की बात करें तो झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, क्षेत्रफल है। अब देखिए, इससे इजी तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना। बताइए कौन क्या होगा, कमेंट करिए कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन होगा आपका बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है 31वां क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। कितनी बार पूछा गया, कोई गिनती नहीं। ठीक है, तो इसमें होगा आपका कोशी। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। 32 नंबर, कमेंट करिए। नवादा, कैमूर, रोहतास, सासाराम, कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट, कैमूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या कह रहा है, एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है सारी बिहार में ही, लेकिन ये पूछ रहा है ताज़े जल वाली गोखुर झील। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। कांवर झील, या कनवार झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील या घोंगा झील। इसमें होगा आपका कांवर झील। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। कांवर झील की बात करें तो कहाँ है ये है आपकी बेगूसराय में, बेगूसराय में है। और यदि बात करें हम अनुपम झील की, अनुपम झील कहाँ है, ये है आपकी कैमूर में। कुशेश्वर झील की बात करें तो कहाँ है, दरभंगा में। और यदि घोंगा झील की बात करें तो ये घोंगा झील कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है।
ठीक है, चलिए ये कहाँ है, ये है आपकी कटिहार में, हम बता देते हैं कटिहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से फिर से बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी कई क्वेश्चन हो गए बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो किस में मिला है? जमुई में, बांका में, कटिहार में, मुंगेर में, कौन से में मिला है बताइए, कमेंट करिए। तो ये होगा आपका जमुई में, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, भोजपुर, भागलपुर या बांका या कटिहार? कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। सिल्क सिटी है तो भागलपुर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन होगा बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला की साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर क्या है? कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 51.50 ठीक है %। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37वां क्वेश्चन क्या है। देखिए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? कौन सा होगा, बृहस्पति, शनि, सूर्य या पृथ्वी? 37 नंबर के लिए कमेंट करिए। इसमें हो जाएगा आपका सूर्य। यदि देखिए आंतरिक ग्रह की बात की जाए, आंतरिक ग्रह में कौन कौन से होते हैं? आंतरिक ग्रह की बात की जाए तो कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 तो ये हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 तो इसमें हैं। और यदि बात की जाए बाह्य ग्रह की, बाह्य ग्रह की बात की जाए तो कौन कौन से होंगे? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, 4 ये होंगे, 8 हो गए। ठीक है, तो इन ग्रहों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे कि पूछ लिया जाए बाह्य ग्रह कौन से हैं, पृथ्वी से दूर कौन से हैं। ठीक है, चलिए इनको क्रम में पूछा जाए तो पहले आंतरिक ग्रह आएंगे और फिर बाह्य ग्रह आएंगे। जैसे कि इसमें बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरीके से इनको सबको क्रम में भी देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं। तो निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? अब निफे की बात कर रहा था यानी तीसरे की बात कर रहा है, तीसरी परत की बात कर रहा है। तो तीसरी परत में क्या क्या है? तो निकेल है और फेरम है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। देखिए एक होती है सियाल, एक होती है सियाल, एक होती है सियाल, एक होती है सीमा और एक होती है निफे, जो कि इसमें बात की गई है निफे की। ठीक, इसमें होता है निकेल और फेरस या फेरम। और इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका एल्युमिनियम। और इसमें होता है सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका मैग्नीशियम। दोनों का, तीनों का पता होना चाहिए आपके कौन कौन से हैं। ना पता कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछ ले। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। अब तीनों को बता दिया है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो प्रस्तावना है, संकल्पना है, तो वो डेविस ने की थी। ऑप्शन होगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? 40 नंबर के लिए कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें होगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 41वां क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में आपको पता होना चाहिए कितने सत्र होते हैं। तो तीन सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र हैं आपको। और इनका ये कब कब के हैं यदि इनका क्रम देखा जाए तो बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक चलता है। और मानसून सत्र देखा जाए तो मानसून सत्र कब से कब तक चलता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक। और शीतकालीन सत्र जो चलता है वो कब से कब तक? नवंबर दिसंबर में चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट।
नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका श्री MC सेतलवाद, ऑप्शन सी राइट होगा। कब बना था प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1955 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1955। और इसका जो कार्यकाल होता है आयोग का, तो वो 3 वर्ष का होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो वो होगी आपकी ऑप्शन ए राइट होगा, अनुच्छेद 172 में। 356 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति शासन। और 246 में आपको क्या दिया गया? 246 में दिया गया केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। और यदि हम बात करें अनुच्छेद 83 की, तो जो संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल और स्थिरता के बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो मिजोरम में है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है। तो 3 में तो नहीं है, और ये केरल भी है। केरल इसमें नहीं होगा क्योंकि केरल में है। तो ये आपका ऑप्शन थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग बनाया हुआ, गलत बनाया हुआ है। तो इसमें यदि लगाएंगे तो हम इसमें ई ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये रोक दिया गया है आपका 2026 तक, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो इसमें होगा आपका क्या? इसमें आपका ई ऑप्शन होगा। ठीक, 45 में हमने क्या लगाया है? बी। हाँ ठीक है, 46 47 क्या कह रहा है? 47 पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? 5 वर्षों के लिए, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो 280 ऑप्शन होगा आपका डी राइट। वित्त आयोग से संबंधित कुछ जानकारी देख लेंगे क्योंकि वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने UPPCS की क्लास भी, UPPCS के PYQ की क्लास भी चलाई हुई थी पहले, तो वहाँ की प्लेलिस्ट में जाएंगे उसकी, और वहाँ से भी देख लेंगे, तो अधिकतर जानकारी भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और इससे ये होगा आपका UPPCS की तैयारी भी हो जाएगी और आपकी BPSC की भी, दोनों की तैयारी वहाँ से हो जाएगी। ठीक है, और ये वित्त आयोग, ये सब के बारे में चर्चा की गई जो मेन टॉपिक है उनमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो मानव पूंजी का निर्माण है, पर्यावरण संरक्षण भी है, समृद्ध जीवन भी है और आर्थिक विकास भी है। तो इसमें होगा आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसमें होंगे आपके 788। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, पार्ट वन का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, क्या कह रहा है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 2, 3, कितनी भी बार या एक बार? उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। देखिए इसमें होगा आपका कि यहाँ का जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार भी निर्वाचित पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए जैसे कुछ योग्यता हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, ठीक है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 66वीं बीपीएससी की जो पहले हमारे टेस्ट हैं, तो वो जो PYQ हैं तो वो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उनको भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ। 51 से लेके देखेंगे उसमें 100 क्वेश्चन तक। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।